वेलकम टू एमएच एजुकेशन। आरपीएससी द्वारा 2 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था आरएएस प्री का, उसकी मॉडल आंसर की जो कि आरपीएससी ने जारी की है, सामने पेश है। आप अपने आंसर को मिला लीजिएगा, कितने आपने सही किए कितने गलत किए हैं। सो लेट्स बिगिन। पहला प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 खंड निम्न शहरों को जोड़ते हैं। उपयुक्त 4 खंडों की लंबाई को घटते क्रम में ध्यान देते हुए कूट की सहायता से चुनना है। यानी जो सबसे बड़ा है उसे पहले रखना है और जो सबसे छोटा उसको आखिरी में रखना है। तो हम देखेंगे कि जो सबसे बड़ा खंड है वो चेन्नई कोलकाता आता है, उसके बाद में कोलकाता दिल्ली, उसके बाद दिल्ली मुंबई और आखिरी में मुंबई चेन्नई। इस तरीके इसको सेट करेंगे तो CDAB आंसर सही बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से सही कथन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए सही है। लूनी बेसिन और शेखावटी प्रदेश राजस्थान बांगड़ के उप प्रदेश हैं। बिल्कुल ये बात कथन सही है। गग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों में फैला हुआ है। ये कथन भी सही है। नागौर उच्च भूमि में लवणीय जिले और आंतरिक जल प्रवाह है। ये कथन भी सही है, लेकिन ऑप्शन डी सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों समूह का दक्षिण पश्चिम मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम कौन सा है। आरोही मतलब घटते क्रम में इसको रखेंगे। यानी सबसे ज़्यादा बारिश जहाँ होती है उसको पहले रखेंगे, उसके बाद में जो कम बारिश होती है उसे रखेंगे। सॉरी, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है उसको आखिरी में रखना है। आरोही क्रम में मतलब जहाँ कम बारिश होती है उसको पहले रखेंगे। तो कम बारिश होती है जालौर में, उससे ज़्यादा होती है जयपुर में और उससे ज़्यादा होती है कोटा में। इसलिए जालौर, जयपुर, कोटा इन समूहों में से आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी परमाणु ऊर्जा प्लांट, और किस राज्य में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है, काकरापार गुजरात में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। इस तरीके से जो आंसर गलत है हम उसको पढ़ेंगे नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में किस मृदा की प्रधानता, यानी वहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है जयपुर, दौसा और अलवर में। तो जयपुर, दौसा और अलवर में अल्फी सोल्स नाम की मृदा पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती हैं। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2021-22 में देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान प्रतिशत में कितना था। ये था 38.98। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न है, मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क अवस्थित है। मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क बोरनाड़ा, जोधपुर, चूँकि अविभाजित इसके अंदर स्थित है। राजस्थान के किस जिले में खड़ीन जल संरक्षण की प्रचलित विधि है। तो ये राजस्थान में जो खड़ीन है वो जैसलमेर जिले में पाया जाता है। इस तरीके से अगला प्रश्न देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था हमें। तो सूची 1 में जिला है और उससे संबंधित नदी बता रखी है ऑप्शन सूची 2 में। तो उदयपुर की हम बात करेंगे तो उदयपुर में हम देखें सोम तथा जाखम का सामंजस्य रहता है, नदी बहती है। साथ ही में बूंदी की बात करें तो बूंदी में कुराल नदी, भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में गंभीरी तथा पार्वती, और साथ ही में अलवर में साबी तथा रूपारेल नदी जो है बहती हैं। चलिए सब अगला प्रश्न हम देखते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित स्थलों पर एस्बेस्टोस खदानें कहाँ अवस्थित हैं। जो एस्बेस्टोस की खदानें जो हैं राजस्थान में अर्जुनपुरा और पिपरदा में पाई जाती हैं। राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन स्थित हैं कपौड़ी, मेड़ता एवं कसनऊ में। राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कपौड़ी, मेड़ता एवं कसनऊ में अवस्थित हैं। अच्छा, संरक्षित क्षेत्र मई 2023 के अनुसार जिला संबंधित रखनार जो है, रखनार संरक्षित क्षेत्र पाया जाता है जालोर में, मनसा माता झुंझुनू में और हमीरगढ़ भीलवाड़ा में पाया जाता है। जबकि ये सोरसेन 12 में आता है। इस वजह से यहाँ पर जो बूंदी दिया हुआ है वह गलत है। अगला प्रश्न देखिएगा, माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित हैं।
माउंट आबू और रणकपुर जो है वो गोडवाड़ क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग करके उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था? तो ये बात जो कही थी वो समाजवादी दल ने कही थी। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कुल साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार घटते हुए क्रम में सही जिलों का क्रम है, यानी कि सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है उसे पहले रखना है और सबसे कम साक्षरता जहां आती है जो उपयुक्त हमें जिले दे रखे हैं उनके मुताबिक। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता पाई जाती है कोटा में, उसके बाद में जयपुर, उसके बाद में झुंझुनू, उसके बाद सीकर और अंत में अलवर आएगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखिएगा, निम्नलिखित अनुच्छेदों के कौन से समूह द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्रदत्त किया गया है? यानी अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30 में केवल ऐसे अधिकार जो हैं वो नागरिकों केवल भारत के नागरिकों को दिए गए हैं। इसलिए अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30 यानी ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा, किस वर्ष भारत के संविधान में यह अंतः स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगा? तो ये बात जो कही गई थी 1976 में कही गई थी। 18 प्रश्न देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कूट का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इंदिरा बनाम राजनारायण है उसका संबंध है 39वें संविधान संशोधन से। साथ ही में मिनर्वा मिल बनाम जो भारत संघ है उसका संबंध 42वें संशोधन से है। साथ ही में कियोतो होलोनाल बनाम जशीलू जो है उसका संबंध 52वें संशोधन से है। और साथ ही में ऑप्शन नंबर जो डी है संबाम मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ये 32वां संशोधन है, इसको चुनौती दी गई थी। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, यानी पहले ऑप्शन को 3 से, फिर 1 से, फिर 2 से और 4 से मिलाना है क्रमशः। अगला प्रश्न जो कि काफ़ी बड़ा है, हम केवल सत्य कथनों को पढ़ेंगे, असत्य कथनों हम नहीं पढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? यानी हम पहले सही कथनों को पढ़ लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें ए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और बी राज्यों की विधानसभाओं और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इस तरीके से निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के लिए वोट का मूल्य 1971 की जनगणना के आधार पर तय किया जाता है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना की जनसंख्या प्रकाशित नहीं हो जाती। साथ ही में चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। ये तीनों ही कथन सत्य हैं, जबकि चौथा कथन गलत है, उसको हम पढ़ेंगे ही नहीं। चलिए, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचानें। जो कथन दिए हुए हैं उनमें से सही कथन की हम पहचान करेंगे तो हमारे पास में सही कथन है, संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निर्वाचन पश्चात निर्योग्यता के मामले में आयोग के पास में परामर्शदात्री का अधिकार भी है। चलिए साहब, अगला प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में निम्न कथनों में सही कथन कौन सा है? हमें कूट की सहायता से जानना है। तो हम देखेंगे जो सही कथन है उनको पढ़ेंगे, जो असत्य कथन हम उसको पढ़ेंगे ही नहीं। तो पहला कथन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ये कथन सही है। दूसरा कथन, जब एक वित्त विधेयक को निचले सदन से उच्च सदन को भेजा जाता है तो जो अध्यक्ष द्वारा उस विधेयक को वित्त विधेयक के तौर पर प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये कथन भी सही है। और मतों की समानता के अलावा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करते हैं, ये कथन सही है। जबकि तीसरा कथन गलत है, हम उसको नहीं पढ़ेंगे। चलिए साहब, अगला प्रश्न देखिएगा 22, निम्नलिखित में से वो कौन सा विषय है जिस पर 31 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वित्त आयोग अपनी सिफारिश नहीं करेगा? यानी किसके लिए सिफारिश नहीं करेगा हम उसको देखेंगे, बाकी जिसके लिए सिफारिश की जा सकती है उन कथनों को पढ़ लेते हैं। संविधान के अध्याय 1 भाग 12 के तहत जो हम देखेंगे, संघ और राज्यों के बीच विभाजित किए जाने या किए जा सकने वाले करों के लिए निवल आगमों का
वितरण करना। वे सिद्धांत जो भारत के संचित निधि से राज्यों के राजस्व के अलावा उनको सहायता देते हैं को नियंत्रित किया जाता है। साथ ही में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाते हैं। तो ये कथन सत्य थे। इन तीनों कथनों पर जो है सिफारिश की जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही कथन का चुनाव करना है हमें। तो सही कथन तो हमें एक ही दिया हुआ है, जो कि ए ऑप्शन में दिया रखा है। 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने 145 लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त की थी। ये कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 24th क्वेश्चन। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर की हुई थी? वो थी संथानम समिति। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई थी। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया? तो वो थे भैरू सिंह शेखावत। प्रश्न नंबर 26 है, नवंबर 2024 के अंतर्गत राजस्थान की मंत्रिपरिषद में कितनी महिलाएं रह चुकी हैं? केवल 2। यानी नवंबर 2024 तक राजस्थान के मंत्रिपरिषद में केवल 2 महिलाएं रह चुकी हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है हम उसको नहीं पढ़ेंगे। हम राजस्थान विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी जो कथन सही हैं हम उनको पढ़ते हैं। अधीनस्थ विधान समिति संविधान के प्रावधान या ऐसे आदेश बनाने के लिए अधीनस्थ प्राधिकारी को शक्ति सौंपने वाले कानून के प्रावधानों के अनुसरण में बनाए गए सभी आदेशों की जांच करती हैं। समिति उन विधेयकों के प्रावधानों की जांच कर सकती है जो आदेश के लिए शक्तियां सौंपने की मांग करते हैं। साथ ही में अध्यक्ष विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन के प्रावधान वाले विधेयकों को समिति को संदर्भित करता है। ये सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से हम देखेंगे, सही कथनों को हम पढ़ लेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया। 7वें संविधान संशोधन से राज प्रमुख का पद बिल्कुल समाप्त किया गया था। और साथ ही में हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल का पदभार संभाला, जो कि अभी वर्तमान में राज्यपाल बने हुए हैं। प्रश्न नंबर 29 देखिएगा। राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन बनता है? तो राजस्थान में जिला आयोजना का जो अध्यक्ष बनता है वो जिला प्रमुख बनता है। प्रश्न नंबर 30 देखिएगा। किस अधिनियम के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी? तो ये था अधिनियम 1982 वाला, यानी जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 1982। प्रश्न नंबर 31 देखिएगा। निम्नलिखित में से रियासती राज्यों के किस समूह ने स्वाधीनता से पहले पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था? यानी कि जिन रियासतों ने राज्यों के पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था स्वाधीनता से पहले, वो थे जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और सिरोही। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और सिरोही। प्रश्न नंबर 32 देखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशंसात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? तो वो है 320(3). 320(3). 33 प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किस दिनांक को प्रमिला कुमार माथुर ने राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यभार संभाला? तो उन्होंने संभाला था 20 अप्रैल 2024 से, 20/4/2024 से। अगला प्रश्न 34वां देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 34 देखिएगा। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 7 के तहत लोकायुक्त को कुछ मामलों में मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ आरोपों की जांच करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उन जांचों को हिस्सा नहीं है? यानी जो हिस्सा नहीं है हम उसको नहीं पढ़ेंगे, बाकी जो हिस्से हैं उसको पढ़े जाएंगे। लोक सेवकों द्वारा पहुंचाई गई अकारण हानि या पीड़ा,
अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए एक लोक सेवक के रूप में अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करना। लोक सेवक की हैसियत से भ्रष्टाचार का दोषी होने या पारदर्शिता की कमी से संबंधित हो सकता है। प्रश्न नंबर 35 देखिएगा। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए महापौर का चुनाव लड़ने के लिए अमानत राशि 30,000 है। प्रश्न नंबर 36। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिनमें से जो सदस्य उनमें शामिल होते हैं वो सदस्य हैं मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा के विपक्ष का नेता और साथ ही में मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री भी होता है। प्रश्न नंबर 37। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों में से जिन्होंने 5 वर्ष की अवधि पूरी की थी वो थे न्यायमूर्ति N.K. जैन। प्रश्न नंबर 38 देखिएगा। सिटीजन चार्टर का उद्देश्य जो है गुणात्मक और समयबद्ध सेवा प्रदान करना है, नागरिक उन्मुखी सेवा प्रदान करना है, उत्तरदायी शासन भी होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की सकल राष्ट्रीय आय एवं शुद्ध राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि की दर प्रचलित एवं स्थित दोनों कीमतों पर ऋणात्मक रही है? तो वो 2020-21 में रही हैं। जीएसटी के इनपुट कर जमा तंत्र के लाभ के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वो ये कथन है दोहरे करारोपण को रोकता है, यानी जीएसटी जो है वो दोहरे करारोपण को रोकता है। प्रश्न नंबर 41 देखिएगा। राजस्थान राज्य निवेश पोर्टल के संबंध में जो कथन गलत है हम उसको नहीं पढ़ेंगे, केवल सही कथनों को पढ़ेंगे। राजस्थान राज्य के निवेश पोर्टल के संबंध में कथन, राजनिवेश पोर्टल मंजूरी अनुमोदन के लिए वन स्टॉप सूचना, पंजीकरण, अनुमोदन, ट्रैकिंग केंद्र के रूप में कार्य करके एकल बिंदु यानी ऑनलाइन इंटरफेस और समयबद्ध निकासी प्रणाली को प्रदान करता है। साथ ही में वन स्टॉप शॉप के नियम 26/11/2020 को अधिसूचित किए गए हैं और पोर्टल निवेशकों के मार्गदर्शन के लिए प्रासंगिक नियमों, विनियमों, आदेशों और नीतिगत पहलुओं और योजनाओं से संबंधित अद्यतन जानकारी भी प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 42। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये कथन है ऑप्शन सी, कोर मुद्रास्फीति की अपेक्षा हेडलाइन मुद्रास्फीति की प्रकृति ज़्यादा परिवर्तनशील होती है। ये वाला कथन सही है। इस तरीके से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था। सूची 1 में कृषि फसलें और सूची 2 में 2021-22 में इन फसलों के उत्पादन प्रथम स्थान पर रहे हुए राज्य हैं। तो पोषक अनाज में कर्नाटक प्रथम स्थान पर रहा, साथ ही में कुल दलहन में मध्य प्रदेश का हिस्सा था, मूंगफली गुजरात में और सोयाबीन की अधिकता रही महाराष्ट्र में। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि सही कथन कौन से हैं। जो सही कथन है उनको बताए जाएंगे। तो जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है यानी कि NFSA जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यह 5 जुलाई 2013 को अधिनियमित किया गया। वर्तमान में लगभग 50 करोड़ व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों कथन सही है। प्रश्न नंबर 45 देखिएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करने के लिए कहा गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इनमें जो सही कथन है उसको पढ़ते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत के स्थान में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। यह बताता है कि जनसंख्या कल्याण और कृषि में सुधार के लिए सीमित प्रगति हुई है, क्योंकि भाई जो है विशेष परिवर्तन हुआ नहीं है जितना होना चाहिए, इसीलिए इसमें जो है सीमित प्रगति हुई है यानी कम प्रगति हुई है। ये कथन सही है। प्रश्न नंबर 46 देखिएगा। कार्मिकों का जनसंख्या से अनुपात को परिभाषित किया जाता है कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत। भारत में 1991 के बाद शुरू हुए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में निम्न में कौन सा कथन संबंधित नहीं है? जो संबंधित नहीं है उसको नहीं पढ़ेंगे। देखो, पूंजी की पर्याप्तता यानी कैपिटल एडिक्वेसी थी, गैर आस्तिकारी परिसंपत्ति यानी कि नॉन
परफॉर्मिंग एसेट्स भी थे और जो सरफेसी एक्ट था वो भी था इसमें। राजस्थान के राजकोषीय घाटे के संदर्भ में कथनों पर विचार करते हुए बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो वर्ष 2022-23 में वास्तविक राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी कि 3.76% रहा, ये कथन सही है। साथ ही में वर्ष 2022-23 का राजकोषीय घाटा 2021-22 की तुलना में अधिक था, ये कथन भी सही है। राजस्थान खनिज नीति 2024 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान देना है और पहचानना है कि इनमें सही कथन कौन से हैं। तो ये उपयुक्त तीनों कथन सही हैं, यानी वर्ष 2046-47 तक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 1 करोड़ व्यक्तियों को तथा 2029-30 तक 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना, ये खनिज नीति का लक्ष्य रखा गया। साथ ही में एक अन्य लक्ष्य देखिएगा, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में खनिज क्षेत्र का योगदान 2023-24 के 3.4% बढ़ा करके, तो जो दूसरा कथन है, राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनिज क्षेत्र का योगदान 2023-24 के 3.4% से बढ़ा करके 2029-30 तक 5% और 2046-47 तक इसको 8% तक करना, ये कथन भी सही है। और साथ ही में खनन के अंतर्गत खनिजों की संख्या को 2047 तक बढ़ाकर 58 से 70 कर देना, ये कथन भी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50वां क्वेश्चन। राजस्थान के सकल स्थायी पूंजी निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटते हुए क्रम में सही क्रम क्या है। यानी पूंजी निर्माण में राजस्थान में जो अग्रणी है राज्य है उसको हम आगे रखेंगे और जो सबसे जिससे हमें कम पूंजी निर्माण होता है उसको आखिरी में रखेंगे। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है यानी कि निर्माण है, उससे सबसे अधिक पूंजी बनती है। साथ ही में राजस्थान में जो मैन्युफैक्चरिंग काम होता है, विनिर्माण का काम होता है। एक तो होता है कंस्ट्रक्शन का काम, यानी कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण कार्य से ज़्यादा पूंजी होती है राजस्थान में, और साथ ही में विनिर्माण से उससे कम होती है। फिर कृषि का नंबर आता है और आखिरी में खनन यानी कि माइनिंग का आता है नंबर। चलिए साहब अगला प्रश्न देखते हैं, 51वां प्रश्न देखिएगा। भारत में राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी रैंकिंग जो जारी की जाती है वो जारी कौन करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो रिलीज़ की जाती हैं वो उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी की जाती है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद यानी कि CMRETSC, जिसका हम फुल फॉर्म देखेंगे चीफ मिनिस्टर्स राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल, जो है वो के स्थान पर अब जो किसका गठन हो गया है, यानी उसको हटा करके CMRETSC को हटा करके इस जगह हमने किसको स्थापित कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। तो इसको कर दिया है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन यानी कि रीति को लागू किया गया है। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, रीति शॉर्टकट इसका नाम है, जिसको कि प्रतिस्थापित किया गया है CMRETSC के स्थान पर। चलिए साहब अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या जोन यानी रिको द्वारा राजस्थान में विकसित नहीं किया गया है। जो मेरिटाइम मेडिकल डिवाइसेस पार्क है बरनाला जोधपुर में है, ये पिछले प्रश्न में हमने देखा था, उसमें आ चुका है यही चीज़, यहाँ हम इसको देख रहे थे। साथ ही में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जो है जम्बा रामगढ़ जयपुर में भी स्थापित है, और स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जो जोन है खुशखेड़ा भिवाड़ी के अंदर है। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 में था मेरिटाइम मेडिकल डिवाइसेस पार्क अवस्थित है बरनाला जोधपुर अविभाजित में, तो यही चीज़ हमने क्वेश्चन नंबर 53 में देखी थी। अब हम प्रश्न नंबर 54 देखते हैं, 54। राजस्थान सरकार ने एमसैंड नीति जो वर्ष 2024 में घोषित की है, यह कब तक प्रभावित रहने वाली है। तो ये प्रभावित रहने वाली है 31 मार्च 2029 तक, अथवा नई नीति की घोषणा होने तक इसको लागू रखा जाएगा। सूची 1 में वर्ष 2023-24 में रिको द्वारा विकसित नए औद्योगिक क्षेत्र दे रखे हैं और सूची 2 में स्थान दिए हुए हैं।
हमें मैच करना है कि कौन सा स्थान कहाँ आता है। नाडोल जो कि है पाली के अंदर, धर्मपुरा आ जाएगा बाड़मेर में, उमरिया झालावाड़ में, और माल की तुस जो है वो उदयपुर में अवस्थित हैं। प्रश्न नंबर 56 देखिएगा, पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से जो कथन सही है उन्हें हम ध्यान देंगे। तो पहला कथन देखते हैं, इस योजना के तहत यानी कि सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ घरों पर सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे और योजना पंजीकरण, आवेदन स्वीकृति तथा अनुमोदन की जो 100% ऑनलाइन व्यवस्था रखी जाएगी। ये दोनों कथन सत्य हैं, यानी कि पहला और तीसरा कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 57 देखिएगा, राजस्थान में आस्था योजना के लिए निम्न में से कौन से व्यक्ति पात्र हैं। तो वे परिवार जिनमें 40% से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या करीबन 2 या उससे अधिक हो, वे व्यक्ति इसके लिए पात्र माने जाएंगे। प्रश्न नंबर 58 देखिएगा, राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है। स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति घूम घूम के अपनी चीज़ों को बेचते हैं, ठीक है ना, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनका सशक्तिकरण करना है, इनका उनको एम्पावर देना है, उनको बढ़ावा देना है। प्रश्न नंबर 59 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन के कारण मोतियाबिंद में आंखों का प्राकृतिक लेंस जो है वो धुंधला हो जाता है। तो वो प्रोटीन की वजह से होता है, यानी प्रोटीन में कमी की वजह से आंखों में जो प्राकृतिक लेंस है धुंधला हो जाता है। निम्नलिखित में दाब की इकाई क्या है। तो दाब की इकाई बार भी है, पास्कल भी है, टॉर भी है और एटीएम भी है। ये सभी दाब की इकाइयाँ हैं। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम का जो चरण तीसरा था उसका मुख्य उद्देश्य जल आपूर्ति, स्वच्छता और सीवरेज क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार किया जाना। प्रश्न नंबर देखिएगा 62, निम्नलिखित में से उस लेयर की पहचान करें जो IoT डिवाइस में वायरलेस कनेक्शन के लिए उपयोग की जाती है। वायरलेस कनेक्शन जो है वो नेटवर्क लेयर के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 63 देखिएगा, DRDO द्वारा हवाई खतरों को निष्क्रिय करने हेतु विकसित मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है। तो वो है VSHORADS। प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार यानी कि AESA के लिए सही नहीं है। अब जो सही नहीं है हम उसको नहीं पढ़ेंगे और जो कथन उसके लिए सही है हम उसको पढ़ लेंगे। जो एक्टिव इलेक्ट्रिकली स्कैन्ड एरे रडार जो होता है उसके लिए जो सक्रिय कथन है वो है विस्तृत बैंड RF फ्रंट इस रडार की विशेषता होती है। बिल्कुल सही है कथन। ये ठोस अवस्था एक्टिव फेज एरे फायर कंट्रोल रडार होती हैं। साथ ही में इसे विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमान के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। ये तीनों ही कथन सही हैं, जबकि पहला कथन गलत था, उसे नहीं पढ़ा गया है। और इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कभी नहीं पूछे तो नहीं से नहीं को मिला लो, उत्तर सही हो जाएगा। जैसे पहले कथन की बात कर लो आप। चलिए प्रश्न नंबर 65, चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन प्राप्त होता है। आनुवंशिक रूप से संबंधित शैवाल से होता है। ये चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन जो है वो शैवाल से प्राप्त होता है। नीचे कुछ कूट दिए गए हैं जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। तो यंत्राधिगम यानी AI का एक उपसमूह होता है, बिल्कुल ये होता है। साथ ही में मशीनें जांच और भूल के माध्यम से सीखती हैं, बिल्कुल सीखती है, और उन्हें प्रबलन अधिगम के दौरान प्रतिफल मिलता है। ये दोनों ही कथन सही हैं। भाई जब तक हम उसको डेटा प्रदान नहीं करेंगे तो वो सिस्टम कैसे सीख पाएगा। बिना डेटा का तो पॉसिबल भी नहीं है वो सीख पाए, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 67 देखिएगा, क्वाशी योरकोर जो कुपोषण का एक प्रकार है किसी कमी से होता है। तो क्वाशी योरकोर जो होता है वो प्रोटीन की कमी से होने वाला एक रोग है। क्वाशी योरकोर जो है
एक प्रकार का रोग है जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 68 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कृत्रिम मधुरक में, यानी कि जो मधुरक होती है, यानी कि जो स्वीटनेस होती है, मिठाई जो होती है, वो किस सुक्रोज की तुलना में अधिकतम किस में पाई जाती हैं? तो वो एलिटाइन में पाई जाती हैं। एलिटाइन में जो माधुर्य मान होता है वो सुक्रोज की तुलना में ज़्यादा होता है एलिटाइन में। प्रश्न नंबर 69 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव देह तरल ऊतकों में पाया जाने वाला सूक्ष्म खनिज होता है, जो कि हर कोई जानता होगा आयोडीन है ये। तो प्रश्न नंबर 70 देखिएगा, विशिष्ट रोगभाग जनित रोग रोगाणु के प्रकार के गलत समुच्चय का चयन करना था। तो जो सही कथन उसको पढ़ते हैं, जो क्यूलक्स जो होता है, क्यूलोक्स डिम्फेटिक फाइलेरिसिस, और इसका जो है रोगाणु का प्रकार क्या है? परजीवी है। एनाफिलीज हर कोई जानता है मलेरिया है, और ये परजीवी का प्रकार है, रोगाणु का प्रकार परजीवी है। और एडिस जो होता है वो डेंगू की वजह से होता है, और इसका जो वाहक होता है, मतलब जो रोगाणु के प्रकार होता है, वो विषाणु होता है। चलिए 71 देखिएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के अनुसार इंड एक्वी जो 101 200 है, सीमा वाली वायु गुणवत्ता श्रेणी किस में मानी जाएगी? वो मध्यम मानी जाएगी, मॉडरेट मानी जाएगी। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो गलत कथन पढ़े ही क्यों, हम सही कथन को पढ़ते हैं। अल नीनो के दौरान तट से दूर पादप प्लवक कम होते हैं। बिल्कुल, अल नीनो जो है, जब अल नीनो होता है तो उस दौरान जो है पादप प्लवक जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। साथ ही में ला नीना के दौरान व्यापारिक हवाएं सामान्य से अधिक प्रबल हो जाती हैं। अल नीनो एवं ला नीनो मौसम के प्रतिरूप होते हैं। बिल्कुल, ये तीनों ही कथन सत्य हैं, जो कि असत्य था, हमने उसको नहीं पढ़ा। ICAR CIRCOT मुंबई द्वारा विकसित भारत का पहला नैनो सेलुलोस संयंत्र जो है वो संबंधित किससे हैं? वो कपास से संबंधित है साथियों। IUCN जो रेड लिस्ट होती है, यानी कि रेड लिस्ट जो होती है, उसको हम क्या कह सकते हैं? जीवन का बैरोमीटर इसको कह सकते हैं, बैरोमीटर ऑफ लाइफ कहा जा सकता है। IUCN जो रेड लिस्ट में आता है। प्रश्न नंबर 75 देखिएगा, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। जो कथन गलत हैं उसको नहीं पढ़ते हैं, चलिए हम सही कथनों को पढ़ लेते हैं। इसे जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही में इस परियोजना में अभेदा एवं माचिया जैविक पार्क विकसित किए गए हैं। इस परियोजना में जल संरक्षण को भी सम्मिलित किया गया है, यानी जैव विविधता जो परियोजना है, इस परियोजना में जल संरक्षण को भी शामिल कर लिया गया है। कॉलम 1 में उत्कृष्टता केंद्र का स्थान दिया गया है, और कॉलम 2 में उद्यानिकी फसल बता रखी हैं। हमें इसको मैच करना है, यानी बस्सी जो है वो फसल हम बात करेंगे यहाँ पर। तो उद्यानिकी फसल जो आएगी वो अनार आएगी। सागरा भोज का जो है वो खजूर के लिए। साथ ही में देवड़वा जो है वो अमरूद के लिए, और खेमरी जो है वो आम के लिए। प्रश्न नंबर 77 देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए 17 वैश्विक लक्ष्यों में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, विशेष रूप से स्थलीय जीवन यानी कि लाइफ ऑफ लैंड पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा, पुनर्स्थापन और सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। तो वो है SDG 15, SDG 15। प्रश्न नंबर 78 देखिएगा, मार्च 2023 में जन्मी भारत के प्रथम जो क्लोनित गाय जिसको कि नाम गंगा दिया गया है, वो किस प्रकार की नस्ल है? तो वो गिर है। प्रश्न नंबर 79, नीचे दिए गए प्रश्न में कथन तथा दो अभिधारणाएं 1 2 दी गई हैं। निम्न में से सही विकल्प को चुनना है हमें, और हम देखेंगे। तो चूँकि धारणा अगर लागू होती नहीं है तो इसमें दोनों धारणा लागू नहीं हो रही, आप देख लीजिएगा।
इसलिए इसको प्रश्न को पढ़ना ही नामुनासिब होगा, इसलिए इस प्रश्न को हम पढ़ते ही नहीं हैं। लिव इट। प्रश्न नंबर 80 देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा गांव हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से शून्य अपशिष्ट मॉडल बन गया है? तो वो है आंधी। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर नीचे एक कथन दे रखा है और कुछ अभिधारणा निष्कर्ष दे रखा है। कुछ चिन्ह हैं वो आकृतियाँ हैं, सभी चिन्ह ग्राफिक हैं और कोई भी ग्राफिक चित्र नहीं है। तो इनमें से हम देखें, जो हमारा अनुसरण एक है, कुछ ग्राफिक आकृतियाँ हैं, यही लागू होता है, तो दूसरा तो अनुसरण करता भी नहीं है। प्रश्न नंबर 82 देखिएगा, एक कथन के पश्चात दो तर्क दे रखे हैं, हमें देखना है कि कौन सा तर्क अधिक मजबूत बनता है। क्या दोनों ही बनते हैं, एक बनता है या एक भी नहीं? तो प्रश्न पूछा गया हमसे, क्या राजस्थान में बिजली की आवश्यकता कम करने के लिए हर घर में सौर ऊर्जा का उपयोग होना चाहिए? तो बिल्कुल होना चाहिए। इससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा और पर्यावरण अनुकूलता को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि सौर ऊर्जा से क्या है कि कोई हमें पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा, तो अतः इसको करना चाहिए। यही कथन हमारा जो है सही है, यही कथन मजबूत है हमारा। प्रश्न नंबर 83 देखिएगा, किसी वृत्त पर एक समान दूरी पर 8 बिंदु स्थित हैं। इन बिंदुओं को शीर्ष से लेकर एक समकोण त्रिभुज खींचे जाते हैं, जहाँ प्रत्येक त्रिभुज की एक भुजा वृत्त का व्यास होती हैं। इससे सभी संभव समकोण त्रिभुज संख्या क्या हो सकती हैं? वो संख्या हो सकती है 24, 24 हो सकती हैं। निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद क्या बनेगा? तो देखिए 2 के बाद 12 आया, 12 के बाद 36 आया, 36 के बाद 80 आया, 80 के बाद में 150 आया। इस तरीके से अगली संख्या क्या होगी? 252 होगी साथियों। प्रश्न नंबर 85 देखिएगा, एक कूट पद्धति में प्रोजेक्ट को है CEO PRT कह दिया है इन्होंने, प्लेन को ELNP कह दिया है। उसी तरीके से जो ऑर्गेनाइज्ड होगा इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिएगा सर कि यहाँ पर प्रोजेक्ट में हमने बीच वाला शब्द जो है वो जे इसको हटाया था और इनको हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेट किया था। जैसे कि पहले C, फिर E, फिर O, फिर P, R और T, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेट कर दिया। एक उदाहरण और दिया इन्होंने, प्लेन। प्लेन में बीच का शब्द कौन सा है? बीच का अक्षर ए है, ए को गायब किया और इसको वापस अल्फ़ाबेटिकल सेट किया गया, ELNP। इसी तरीके से आप इसको सेट करेंगे तो आपकी आंसर बनेगा। यानी बीच वाला क्या अक्षर आ रहा है? बीच वाला देखिए 1, 2, 3, 4, इसमें कुल मिला के 9 लेटर हैं, तो 9 में से अगर बीच का अक्षर गायब करेंगे तो N गायब होगा। अब N को हटा करके इसको अल्फ़ाबेटिकल सेट कर दीजिएगा, पहले A, फिर D, फिर E, फिर G, I, O, R, S, इस तरीके से ये सेट हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 86 है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के पश्चात दो कथन दिए गए हैं, देखना है कि इनमें से कौन सा अनुसरण करता है। जब चूंकि एक भी कथन लागू नहीं होता तो हम पढ़ेंगे नहीं, इसको छोड़ देते हैं। प्रश्न नंबर 87 देखिएगा, बिंदु ए से एक श्रीमान जो X है दक्षिण की तरफ चलना शुरू करता है। 20 मीटर चलने के बाद में वह मूल बिंदु से बाएं घूम करके 20 मीटर पर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़कर 20 डिग्री चलने के बाद C पर पहुंचता है। अब वहां से 45 डिग्री जो है वो अमर्त घूम जाता है, वो यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है। 20√3 मीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है। तो बिंदु ए से डी की जो न्यूनतम दूरी होगी वो क्या बनेगी? तो ये कैलकुलेशन का सवाल है और थोड़ा सा हार्ड भी है। आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो 20√5 जो है इसका आंसर आएगा, 20√5। प्रश्न नंबर 28 देखिएगा, निम्न वेन आरेख के बाद 4 विकल्प दिए गए, इनमें से जो बेहतर होता है आपको चुनना था। देखिए तीनों ही आपस में गुंथे हुए हैं। गुंथे हुए मतलब ये हुआ कि एक शिक्षक जो है, एक माँ शिक्षक भी हो सकती है और चिकित्सक भी हो सकती है, तो तीनों ही इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ब्रह्मांड, अगर हम ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड के अंदर ग्रह और तारे आते हैं तो वो अलग हो जाता है। साथ ही में आयकर, बिक्री कर, ये सभी सेवाओं के कर हैं, ये करों के प्रकार हैं। इस तरीके से पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं और उसमें फर्नीचर भी हो सकता है, तो ये गुंथे हुए नहीं आएंगे। गुंथा हुआ केवल एक ही बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षक, माँ और चिकित्सक। यानी कि एक माँ चिकित्सक भी हो सकती है और शिक्षक भी हो सकती हैं।
प्रश्न नंबर जो 89 है साथियों, मुझे लगता है कि आरपीएससी ने गलती कर दिया है। इसमें 15 आंसर सही होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आरपीएससी ने इसको जारी किया आंसर की को, उसमें उन्होंने बता रखा 14 आंसर सही है। तो उन्होंने बताया है कि हम एक दर्पण में अंग्रेजी की वर्णमाला जो अक्षर हैं उनके बड़े अक्षरों में लिख देते हैं, उसके बाद में हम अवलोकन करते हैं, यानी उनको देखते हैं तो उनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपने मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देते हैं। अब जो दिखाई देते हैं तो दिखाई तो देते हैं साथियों हमें 11, और जो नहीं दिखाई देते हैं वो 15 है। 11 और 15 26 हो जाते हैं। अब इन्होंने पता है 14 क्यों लिखा है, आप देख लीजिएगा। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, आप ए से लेकर जेड तक बड़े अक्षर लिखिएगा, और फिर उसको पेज को पलट करके, जैसे आप आईने में मत देखिए, भले ही आपके पास अगर आईना नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं कि अक्षरों को ऐसे पेज को उल्टा करके पढ़ने की कोशिश कीजिए, और आपको जो अक्षर बिल्कुल एज इट इज दिखाई दें वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी वो जो दिखाई देते हैं वो तो है, लेकिन जो नहीं दिखाई देते हैं 26 में से माइनस कर दीजिएगा, आपको मिलेगा 15 मिलेगा। लेकिन आरपीसी ने चूंकि आंसर 14 किया है तो चलो हम क्या कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 90 देखिएगा। एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ हैं। बी का विवाह होता है सी से, लेकिन हमें यहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं है कि बी पुल्लिंग है कि सी पुल्लिंग है। एफ ई की माता है, यानी एफ का जेंडर डिफाइन हो चुका है कि एफ जो है वो ई की माता हो गई। अब ई का जेंडर डिफाइन है, यहाँ पर ई कौन है, डी एफ की पुत्री है, तो डी का जेंडर डिफाइन है कि डी क्या फीमेल है। ए की पुत्री ई है, यानी ए का जेंडर यहाँ पर डिफाइन नहीं है, हमें डिफाइन किसका, ई का, यानी ई क्या है, पुत्री है। और सी का पुत्र ए है। अब सी का जेंडर डिफाइन नहीं यहाँ पर कि सी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, लेकिन हमें जेंडर डिफाइन हो गया ए का। तो परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो बनेगा क्या, जो ई है वो सी की पौत्री हैं, क्योंकि हमने पहले देख लिया ई क्या फीमेल है, तो पता चली क्या था हमें। चलिए साहब आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 91। एक गृहिणी के पास में 1000 मिलीलीटर का मिश्रण है जिसमें से दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। वो इसमें दूध और पानी के 3:2 के अनुपात में मिलाती हैं और 250 मिलीलीटर मिश्रण को मिलाती हैं। तब वो इस संयुक्त मिश्रण में से जो कि उसने मिलाया था 250 मिलीलीटर का जो है उपयोग कर दही बनाने के लिए कर देती हैं। तो जो शेष बचा हुआ है उसमें से दूध का हिस्सा कितना बनेगा, तो दूध का हिस्सा बनेगा साथियों 720 मिलीलीटर। सॉरी। प्रश्न नंबर 92। चावल के मूल्य में 21% की कमी होने से एक व्यक्ति 1000 रुपये में 10.5 किलोग्राम जो है अधिक चावल खरीद सकता है। तो कम होने के बाद में चावल का मूल्य क्या हो जाता है, वो हो जाता है साथियों 20 रुपया। 8000 की राशि पर एक निश्चित प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 36 रुपया है। उसी ब्याज दर पर अगर 8 महीने की चक्रवृद्धि ब्याज लगाई जाती है तो 2 साल के बाद ब्याज कितना बनेगा। तो साथियों ब्याज पूछा है तो चूंकि हम जानते हैं कि ये 10,000 दिख रहा है, 10,000 दिख रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज सहित राशि दिख रही है, तो ये 2 ऑप्शन तो इसे हम हटा देंगे। अब बचे हमारे पास 2। देखिएगा हम पहले क्या करेंगे, हम इसकी दर ज्ञात करेंगे। दर जो भी आएगी यानी करीबन 15% दर आ जाएगी, और उस दर को हम लगा देंगे 8 महीने कि 2 वर्ष। 2 वर्ष यानी कि 8-8 महीने के हिसाब से करें तो 3 वर्ष हो जाएंगे। 2 कीजिए कि 3 वर्ष कहलाएं, क्योंकि 8 महीने 8 या 24, और 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 2 वर्ष में 24 महीने हो गए। तो ऐसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके आंसर 2648 रुपये आ जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं। चूँकि एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार इसका मान लेते हैं 12 हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे 30, क्षेत्रफल 30 हो जाएगा, और 30 ही क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा आयत का। अब चूँकि उसकी इकाई दे रखी है चौड़ाई की, अब चौड़ाई इसकी मान लो 30 है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, 30 इसका और 30 उसका बनेगा, तो 10 या 30 यानी कि इसकी लंबाई जो हो जाएगी 3 हो जाएगी। और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 इंटू ब्रैकेट में 10 + 3 13 हो गया, 13 दूना 26, अतः 26 बनेगा इसका आंसर। चलिए साथियों, निम्न चित्र में से कितने त्रिभुज दिए गए हैं, आपको त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है। अगर आप काउंट करके ध्यान से देखेंगे तो 16 त्रिभुज मिलेंगे साथियों। अच्छा, प्रश्न नंबर 96 देखिएगा। 100 प्रेक्षणों की माध्यिक 49 दर्ज की गई है। बाद में पता चला कि इनमें से जो है किसके स्थान में हमने क्या कर दिया था, यानी
40 के स्थान पर 60, 20 की जगह 70 और 50 की जगह 80, यानी तीनों बढ़ गए थे। तीनों कुल मिला कितना बढ़ गया था साथियों? 100 बढ़ गया था। 100 बढ़ा था 100 पर, तो कुल मिला के एक बढ़ जाएगा। पहले 49 था, अब कुल मिला के एक बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा साथियों। वर्णमाला के 10 अलग अलग अक्षर दिए गए हैं। इन दिए गए अक्षरों से 5 अक्षरों वाले शब्द समूह बनाए गए हैं। तो उन शब्दों की अधिक संख्या क्या हो सकती है जो कम से कम एक बार दोहराया गया है साथियों? अब साथियों ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी होते हैं। अब देखिएगा, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं कि ऑप्शन नंबर 3 और 4 ये दोनों लगभग सिमिलर लग रहे हैं, केवल अंकों को इधर उधर किया गया है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, इन दोनों को अगर हम देखें, ध्यान से देखें, देखो 740 आया है और 760 आया, 240 आया, यानी इनमें कोई ना कोई गहरा संबंध दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है ना साथियों? तो हम अगर तुक्का भी लगाते हैं इनमें तो हमारा आंसर सही बैठ सकता था। 69 760 आंसर से बनेगा इसका साथियों। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा। दो पासों को एक साथ हम फेंकते हैं और फेंकने पर उनकी प्रायिकता का जो है एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो होती है जो कि केवल एक से विभाजित होती है या फिर स्वयं से विभाजित होती है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं साथियों। तो कुल मिला के जो परिणाम मिलेंगे, क्योंकि एक पासे में 1 से लेकर 6 अंक होते हैं साथियों, तो 6 इंटू 6 यानी कि 36 परिणाम कुल मिलने वाले हैं, जिनमें से जो अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, जो जोड़ प्राप्त होगा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या हो सकती है साथियों? एक तो होगी नहीं, क्योंकि एक तो ना तो भाज्य हो, नहीं अभाज्य है। नंबर 2 जो है, जैसे कि हम करते हैं 1 + 1, हम दोनों पासे उछालते हैं तो 1 और 1 हमें मिल सकता है, यानी कि ये 2 हो गया। एक जगह 1 मिलेगा, एक जगह 2 मिलेगा, तो 1 और 2 3 हो सकता है साथियों। 4 तो हो नहीं सकेगा, क्योंकि 4 तो संख्या में आती ही नहीं है। हम 5 की बात करें तो 2 और 3 मिला के 5 बन सकते साथियों। इस तरीके से अगर हम देखें, एक संख्या में 1 आ जाता है और एक संख्या में 6 आ जाता, एक में 6 आ जाता है, एक में 5 आ जाता है, 6 और 5 11 हो जाते साथियों। इस तरीके से एक में 1 आ जाता है, एक में 6 आ जाता है, वो संख्या हो जाती है 7। इस तरीके से कुल मिला के 5 संख्या मिलती है हमें। ठीक है साथियों? क्वेश्चन नंबर 99। नागरिक मुद्दों की सूचना देने के लिए और सरकार द्वारा इन्हें विश्लेषित, ट्रैक, प्रतिबंधित और सुलझाने हेतु हाल ही में जयपुर नगर निगम हेरिटेज द्वारा एक ऐप का शुभारंभ किया गया है। उस ऐप का नाम क्या है? उस ऐप का नाम है जयपुर 311। प्रश्न नंबर 100 देखिए साथियों। एक पाई चार्ट दे रखा है, पूछा गया है कि इनमें से 50% से अधिक जो है समूह किस में आता है? तो साथियों चावल, गेहूँ और ज्वार बनेगा। चूँकि चावल का आप देखो तो चावल का 82 है, गेहूँ का देखो तो 72 है और ज्वार का देखो 27 है। इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो हमें 181 प्राप्त होगा, जो कि 180 डिग्री से अधिक है। यानी कि एक पूरे वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है साथियों, और 360 का हम आधा करें तो 180 बनता है, और 180 से जस्ट ज़्यादा इन सभी को आप जोड़ के देखो तो केवल एक ही ऑप्शन में मिलेगा आपको, 180 से ज़्यादा किस में मिलेगा? चावल, गेहूँ और ज्वार में मिलेगा, जो कि 181 बनेगा, 181 बनेगा साथियों। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? वही साथियों, जो कथन सही नहीं है उसको पढ़ना ही नहीं है हमें, जो कथन सही है उनको जानते हैं। उपचुनाव में न्यूनतम मतदान प्रतिशत में दौसा में हुआ। 7 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा और होम वोटिंग के जरिए 3127 मतदाताओं ने मतदान किया। प्रश्न नंबर 102। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के लिए हमें सही कथन चुनना था। गुरु घासीदास तमोर जो पिंगला टाइगर रिजर्व है, वो देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना हुआ है साथियों। प्रश्न नंबर 103 देखिएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2024 में निम्नलिखित में से किस संस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन हेतु नियुक्त किया है? तो वो है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी। देखिए साथियों, इसी टाइप का क्वेश्चन गौर कीजिएगा आप। प्रश्न नंबर 104 पढ़ते हैं। राजस्थान MSME पॉलिसी जो है 2024
किस दिनांक तक लागू रहेगी? 31 मार्च 2029 तक जारी रहेगी साथियों। साथियों, इससे पहले भी हमने देखा था एक प्रश्न, 31 मार्च 2029 या जब तक योजना लागू रहती है। ऐसा प्रश्न आपको याद आ रहा है ना साथियों? तो संभावना रहती है कि ऐसे प्रश्नों में जो ऑप्शन हमारा सही है, अगर हम दोनों में से एक प्रश्न भी आता है तो दोनों पे आप टिक लगाइएगा, आपका उत्तर सही हो जाएगा। ये एक तरीका है साथियों जानने का। नहीं हो तो आप किसी भी पेपर में, अभी तक जो पेपर हुए आरपीएससी के द्वारा, आप चेक कर लीजिएगा, आपको ये तुक्का पता चल जाएगा। प्रश्न नंबर 105, हाल ही में यामांडू ओरसी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वो उरुग्वे के। यामांडू ओरसी जो हैं उरुग्वे के राष्ट्रपति चुने गए हैं साथियों। प्रश्न नंबर 106, फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन नाइजीरिया में किया जाएगा साथियों। प्रश्न नंबर 107 देखिएगा, दक्षिण कोरिया के होनकोंग जिसने 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है, वो एक लेखक हैं। दक्षिण कोरिया के होनकोंग एक लेखक हैं जिन्होंने 2024 के साहित्य पुरस्कार का नोबेल पुरस्कार उनको मिला है साहित्य में। प्रश्न नंबर 108 देखिएगा सर, दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के संदर्भ में कॉलम 1 कॉलम 2 को हमें बताना है। जो सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन रहा है और उन्होंने काम कौन सा किया है? साथियों, अनन्या ब्रिजेश है, उनका संबंध संगीत से है, उन्होंने संगीत में अच्छा कार्य किया है। साथ ही में जो प्रतीक खंडेलवाल है, वो सुगमता उनका रहा है, एक्सेसिबिलिटी उनकी अच्छी रही है। और प्रियंका दीपक दबड़े जो हैं, उनका कला और संस्कृति में यानी आर्ट और कल्चर में अच्छा योगदान रहा है साथियों। प्रश्न नंबर 109 देखिएगा, हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया है, यानी उसको अप्रिसिएट किया है, अप्रूव किया है। तो अब कुल मिला के कितनी शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं? तो वो साथियों 11 हो चुकी हैं। अब तक उनकी संख्या 11 भाषाएं हो चुकी है साथियों। प्रश्न नंबर 110 देखिएगा, भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास यानी कि सिनेबॉक्स का जो पहला संस्करण आयोजित हुआ है, वो कहाँ पर आयोजित हुआ है? वो है भुवनेश्वर में। प्रश्न नंबर 111, 8 दिसंबर 2024 को भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया साथियों। प्रश्न नंबर 112 देखिएगा, हाल ही में किस संस्थान ने एक अपग्रेडेड मोबाइल एक सुविधा 2.0 का प्रारंभ किया है? तो वो है भारतीय चुनाव आयोग ने। हाल ही में होनले लद्दाख में उद्घाटित की गई एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे ऊंची चेरनोव वेधशाला से संबंधित जो कथन है वो दिए गए हैं। जो कथन सही है हम उन्हीं को पढ़ते हैं। यह 5100 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। साथ ही में इस दूरबीन का निर्माण भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं अन्य उद्योग भागीदारों के सहयोग से किया है। प्रश्न नंबर 114, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने श्री अत्सुशी मिमुरा के साथ सितंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित दूसरे भारत जापान वित्तीय संवाद में अध्यक्षता करी थी? तो वो थे अजय सेठ। प्रश्न नंबर 115 देखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी अब की बार जो करेगा वो बिहार करेगा साथियों। प्रश्न नंबर 116, 2024 ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग शॉट फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ जो है, विश्व कप निशानेबाजी में भारत ने जो पदक जीते हैं वो 4 पदक जीते साथियों। प्रश्न नंबर 117 देखिएगा, 38वें नेशनल गेम्स 2025 के लिए हमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। इसकी मेजबानी कौन करेगा? उत्तराखंड करेगा साथियों। 38वें नेशनल गेम्स 2025 की जो मेजबानी करेगा वो उत्तराखंड करेगा साथियों। प्रश्न नंबर 118 देखिएगा, नवंबर 2024 में पुणे में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पैरा जंपिंग जो चैंपियनशिप शूटिंग चैंपियनशिप जो हुई थी राजस्थान ने
कितने स्वर्ण पदक जीते हैं और कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो जो स्वर्ण पदक जीते हैं साथियों 16 जीते हैं और कांस्य पदक जीते हैं उन्होंने 7। प्रश्न नंबर 119 देखिएगा, विश्व कैडेट अंडर 8 यानी 8 साल से कम उम्र की जो प्रतियोगिता हुई थी 2024 के लिए, जो जिसमें दिवित रेड्डी अंडुला जो है वो जो संबंधित है शतरंज से। दिवित रेड्डी अंडुला अंडर 8 यानी 8 साल से कम की जो विश्व प्रतियोगिता हुई थी शतरंज की, उसके विजेता जो रहे हैं वो शतरंज के बाजीगर दिवित रेड्डी अंडुला रहे साथियों। एक 120 का प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्वविद टी.एच. हेनले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? तो बौद्ध कस्बे के रूप में जिसकी पहचान की गई थी वो थी नलियासर। प्रश्न नंबर 121, मारवाड़ के राव चूड़ा के संबंध में जो कथन सही है हम देखते हैं। राव चूड़ा को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ था। कैसे मिला था उनको? दहेज में, एज ए डोगरी उनको मिला था ये मंडोर राव चुंडा को। प्रश्न नंबर 122 देखिएगा, राव जयसिंह चंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जयसिंह ने जो पराजित किया था वो पराजित किया था कामरान को पराजित किया था साथियों। किसे हरा दिया था? कामरान को डिफीट कर दिया था उन्होंने। उज्जैना के उत्खनन के में जो शामिल थे व्यक्ति वो थे बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी। उज्जैना के उत्खनन में जो सम्मिलित व्यक्ति थे बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी दोनों। बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में जो कथन है उनमें से जो सही कथन है उसको पढ़ते हैं। प्रयाग के अभ्युदय एवं कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्रों ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचारों का नियमित रूप से जो है प्रकाशन किया था। प्रश्न नंबर 125, 1945 का S.A. सुधालकर प्रतिवेदन जो जिस देशी रियासत से संबंधित था उस देशी रियासत का नाम जोधपुर है साथियों। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में जो सत्य कथन है हम उनको पढ़ेंगे, असत्य को नहीं पढ़ेंगे। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा जो है वो इसकी स्थापना 1888 में कर्नल सी के वोल्टर के प्रयासों से हुई थी। इसकी प्रथम बैठक जो है यानी वाल्टर कृत हितकारिणी सभा जो है इसकी जो प्रथम बैठक है उसका आयोजन अजमेर में हुआ था और इस सभा ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक नियम भी बनाए थे साथियों। प्रश्न नंबर 127, राजौरगढ़ में मथान देव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर जिसको समर्पित है वो है शिव को समर्पित है राजौरगढ़ में मथान देव का मंदिर। प्रश्न नंबर 128 देखिएगा, लोकवाद्य यंत्र चौतारा के संबंध में जो कथन दे रखे हैं वो दोनों ही कथन सत्य दे रखे हैं। क्योंकि चौतारा नाम से पता चलता है कि 4 तारों वाला और सामान्यतः रामदेव के भजन गाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर 129 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? अब जो सम्मिलित है उसी को पढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो को लिखा चंद्रबरदाई ने, बिसलदेव रासो को लिखा नरपति नाले ने, शत्रुसाल रासो को लिखा डूंगर सिंह ने, लेकिन खुमान रासो को लिखा था दलपत सिंह ने। इसलिए हम देखेंगे जो सही कथन मैंने आपको बता दिया है, गलत याद नहीं करना है, सही से पढ़ लेना है। खुमान रासो को लिखा था दलपति ने। एक 130वां प्रश्न देखिएगा साथियों, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला शैलियाँ एवं उनके चित्रकार दे रखे हैं, यानी किशनगढ़ जो चित्र शैली है वो संबंधित है निहाल चंद से, बीकानेर की चित्र शैली संबंधित है अली रजा से, मेवाड़ की चित्रकला संबंधित है साहिबुद्दीन से और मारवाड़ जो है मारवाड़ शिवदास। तो प्रश्न 131 में दोनों कथन सही नहीं है, इसलिए हम इस कथन को पढ़ेंगे ही नहीं, इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। 132 में देखते हैं अपन,
राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कसुमल जो है वो किस रंग से संबंधित है? कसुमल जो है वो लाल रंग से संबंधित साथियों। कसुमल मल लाल, मल लाल है ना, आखिर में ल आ रहा है तो लाल में भी आखिर में ल आ रहा है तो लाल रंग से संबंधित है कसुमल। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम के संबंध में जो कथन है उन पर हम सही कथन को पढ़ेंगे। तो वे हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में सदस्य रहे थे। कौन? शोभाराम की बात करते अपन, ठीक है। आड़ी और हियाली जो शब्द हैं वो राजस्थानी भाषा के शब्द हैं जिनका जो अर्थ होता है वो पहलू के लिए होता है। यानी आड़ी कह दे तो पहली कहलाएगा, हियाली कह दे तब भी वो पहली कहलाएगा। आड़ी और हियाली दोनों ही पहेलियों को डिनोट करते हैं, बताते हैं। प्रश्न नंबर 135। कुषाण वंश के कैडफिसेस द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कुषाण वंश के जो कैडफिसेस थे सेकंड नंबर के, उन्होंने सर्वलोकेश्वर की उपाधि जो है वो धारण की थी। प्रश्न नंबर 136 देखिएगा। स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और जो सही है उसको चुनना है। तो चूंकि दोनों ही कथन सत्य हैं, स्तूप शब्द एक वास्तुशिल्प शब्द है। स्तूप का मतलब ये होता है कि वास्तु को दिखाने वाला, और इसका अर्थ होता है वह चीज़ जो संचय के माध्यम से बनाई गई हो, यानी जिसको इकट्ठा करके कलेक्ट करके बनाया गया हो। दूसरी बात, मृतकों की स्मृति में स्तूप बनाने की प्रथा बौद्ध काल से पूर्व की थी। यानी बौद्ध काल से पूर्व में भी जो है अगर कोई व्यक्ति जो मृत्यु को प्राप्त कर लेता था तो उनकी जो है वो स्तूप बना दिया जाता था। तो ये बौद्ध काल से पहले भी प्रचलित थी। प्रश्न नंबर 137 देखिएगा। निम्नलिखित में से किन बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है? संस्कृत भाषा में जिनको लिखा गया था वो तो एक था हमारा दिव्यावदान जो कि संस्कृत में लिखा गया, और साथ ही में आर्य मंजूश्री मूल कल्प जो है उसे भी संस्कृत में लिखा गया था। तो दोनों की मूल रचना जो है संस्कृत में की गई थी साथियों। प्रश्न नंबर 138 देखिएगा। आजीविक संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कि सही से कथन कौन से हैं। जो आजीवक थे ना वो नियतिवाद में विश्वास करते थे और कठोर तपस्या में विश्वास करते थे वो। एक सौ उनचालीसवां प्रश्न देखिएगा। निम्न में से किन इमारतों का निर्माण सम्राट शेरशाह के द्वारा करवाया गया? तो शेरशाह ने बनाया तो क्या था? एक तो सासाराम का मकबरा और किला कुन मस्जिद। मेरे ख्याल से जामा मस्जिद बनवाई थी शायद शेरशाह ने। चलो ठीक है, अब आरपीएससी ने तो यही दिया है, चलो हम देखते हैं। तो उन्होंने बनाया था सासाराम का मकबरा और किला कुन मस्जिद। खैर इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, इस पर थोड़ा डाउट है, मुझे तो डाउट लग रहा है लेकिन फिर भी ठीक है। 140 में बढ़ते अपन। भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब चूंकि जो कथन सत्य नहीं है उसको हम नहीं पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में जो भक्ति आंदोलन का है, वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। बिल्कुल की थी साहब इन्होंने। निम्बार्क ने द्वैतवाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये भी कथन सत्य है। और रामानंद ने राम भक्ति परंपरा का प्रचार किया। प्रश्न नंबर 141। भारत के एक राष्ट्र के रूप में पहचान के दृश्य के माध्यम से संबद्ध करने हेतु किस चित्रकार ने सर्वप्रथम भारत माता के चित्र की रचना की थी? तो भारत माता के चित्र बनाए सबसे पहले वो अबिंद्रनाथ ने बनाया था साथियों। अबिंद्रनाथ यानी बी सही है, अवनींद्रनाथ ने, सॉरी अवनींद्रनाथ है ना सर। 142 प्रश्न देखिएगा। कृष्ण देवराय के दरबार में कवि मल्लनारी ने भाव चिंता रत्न एवं वीर सेवामृत ग्रंथ जो लिखे थे वो किस भाषा में लिखे थे? वो उन्होंने लिखे थे साहब कन्नड़ भाषा में। प्रश्न नंबर 143। 1952 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसको माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था? तो थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में मरुस्थल दे रखा है और वो कहाँ स्थित है ये बी में बता रखा है। तो साथियों गोभी जो मरुस्थल है वो एशिया में स्थित है।
पेटागोनिया का जो मरुस्थल है वो दक्षिणी अमेरिका में है। विक्टोरिया का जो मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया में है, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। और कालाहारी का है, वो तो हर कोई जानता होगा, दक्षिण अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि के प्रकार को हम पढ़ते हैं, जो नहीं है उसको हम नहीं पढ़ेंगे। जो भूमध्य सागरीय कृषि के प्रकारों में कैलिफोर्निया आता है, मध्य चिली आता है और दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग भी इसमें शामिल हो जाता है साथियों। प्रश्न नंबर 146। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण यानी 1885 से लेकर 1905 तक जो हैं उनके संबंध में कथन जो सही है उनको पढ़ेंगे। हाँ, तो दोनों कथन सत्य दे रखे हैं यहाँ पर। आधुनिक यूरोप की समृद्धि, लोकतांत्रिक एवं वैज्ञानिक संस्कृति का समर्थन किया गया था और साथ ही में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना भी की गई थी। उत्तर से दक्षिण में इनको जमाना है पर्वत श्रेणियों को। तो सबसे उत्तर में जो है वो सर हमारा काराकोरम है। उससे नीचे की बात करें तो लद्दाख आएगा। उससे नीचे जास्कर है और सबसे नीचे की बात करें तो शिवालिक आएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न। कथनों पर विचार करना और बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। अब जो कथन सही नहीं है उसको हम नहीं पढ़ते हैं, जो सही कथन उसको देते हैं। चेन्नई में वर्षा की विषमता मुंबई से अधिक होती है, बिल्कुल ये कथन सही है। लौटता मानसून जो है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों से वर्षा लाता है और पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, ये तो हर कोई जानता है। हम राजस्थान में पढ़ते हैं ना, जो शीतकालीन वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से होती है, वो भूमध्य सागर से होती है। तो ये दोनों कथन सत्य बनते हैं। यानी जो मावट होती है ना, मावट पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित है साथियों, जो भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है। ये कथन तो हमने राजस्थान में पढ़ा होगा हमारा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। सूची एक में सहायक नदी दे रखी है और मुख्य नदी दे रखी है ऑप्शन बी में। हमें मुख्य नदी को सहायक नदी से मैच करना है। ठीक है साथियों, तो राप्ती जो है वो घाघरा की सहायक नदी है। तिस्ता जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। साथ ही में हिरण जो है वो नर्मदा की, हिरण नर्मदा, हिरण न पे ख़त्म हुआ और नर्मदा शुरू हो गया। पूर्णा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। और आखिरी का प्रश्न हम पढ़ते हैं, विश्व के किस वन खंड में सर्वाधिक वनोन्मूलन अंकित किया गया है। यानी जहाँ वनों का सबसे डिफॉरेस्टेशन जो हुआ है हाईएस्ट तरीके से, वो कहाँ हुआ है, वो हुआ है ट्रॉपिकल एरिया में, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हुआ है साथियों। इस तरीके से जो आरपीएससी ने मॉडल आंसर की जारी की थी उसके हमने आंसर बता दिए हैं सभी साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।